गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हम मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म कि किस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का डिस्कशन कर सकते हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का फॉर्मल चार्ज जो है वो डिपेंड करता है एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा हम इस फार्मूला के द्वारा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर, जिस भी ग्रुप में वो एटम स्थित है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने उस मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसके द्वारा हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसे समझेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर के। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, प्लस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 है। इसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 ही आता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH4। CH4 की स्ट्रक्चर ये है, हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 में है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, प्लस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 8 है। तो उसके द्वारा हमने इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जो कि 0 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि CH3+ में कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या है। दिस इज CH3+। कार्बन जो है उसमें ग्रुप 4 में है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, प्लस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 है। उसके द्वारा फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH3+ आता है +1। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH3 फ्री रेडिकल। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, कार्बन जो है ग्रुप नंबर 4 में है, नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1 और 1/2 नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 0। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन और एसिटिलीन में कार्बन का 0 आता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अमोनिया को जो है हम इस तरह से लिखेंगे, नाउ नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 में है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में, प्लस 1/2 क्रॉस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो इसका हमने जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया तो आ गया ये 0। इसी तरह से अब हम देखते हैं अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 8 है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन का दैट इज़ +1 यहाँ पर आता है। इसी तरह से हम देखें CN- में कार्बन का फॉर्मल चार्ज। CN- में कार्बन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर नंबर, कार्बन जो है ग्रुप 4 में है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CN- जो है वो -1 है। अब हम देखते हैं सल्फेट आयन में। तो सल्फेट आयन का अगर हम देखें ग्रुप 6 में है, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अगर हम देखें दैट इज़ 6 प्लस 1/2 क्रॉस 2। तो इसका फॉर्मल चार्ज जो आ जाता है वो है दैट इज़ -1। अब हम देखते हैं कि किसी भी नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, किसी भी रिएक्शन का
जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कई मेथड्स हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इनमें जो प्रमुख हैं दैट इज़ प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट को हम देखेंगे क्या बन रहा है। स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट, कि रिएक्शन में कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। यूज़ ऑफ लेबलिंग, हम लेबलिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, प्रोडक्ट की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। एंड काइनेटिक डाटा। तो ये जो मेथड्स हैं उनके द्वारा हम रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एक ही मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए इन मेथड्स के कॉम्बिनेशन को हम अप्लाई करते हैं किसी भी रिएक्शन का रीजनेबल पाथवे ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म निकाली जा सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म की, वो है कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उस प्रोडक्ट के जो बन रहा है उसको हम रिलेट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग रिएक्टेंट। जहाँ एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है, उपयोगी हो जाता है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड क्या होगी, जिससे कि हम जो है रिएक्शन की काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में अगर हम देखें दिस इज पैराक्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन को जब सोडियमाइड के साथ में रिएक्ट करा जाता है लिक्विड अमोनिया में, तो ये दिख देता है हमको, ये तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ही कि भाई पैराटोलुइडिन बनेगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दैट इज़ मेटाटोलुइडिन भी जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें इस रिएक्शन में मिलता है। तो कंपाउंड 10 जो है दैट इज़ दिस मेटाटोलुइडिन, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो बन नहीं सकता है, इसलिए इसके लिए हमने कौन सी मैकेनिज्म ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के द्वारा हो सकती है। बेंजाइन मैकेनिज्म जो है इसके लिए प्रपोज्ड की गई, इसके फॉर्मेशन को समझाने के लिए। तो ये इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज़ पैराक्लोरोटोलुइन, वो एमाइड से एमिनो ग्रुप से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, एच आयन जो है वो बाहर निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बाहर निकलता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट बेंजाइन का, जो कि हमने इंटरमीडिएट्स में पढ़ी हैं। अब ये जो है बेंजाइन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के द्वारा हम इसको बता सकते हैं कि जो मेटा प्रोडक्ट है वो हमारा किस तरह से मेजर प्रोडक्ट बन सकता है अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में बेंजाइन का फॉर्मेशन हो तो। नेक्स्ट जो मेथड है किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज़ स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की हम स्टडी करते हैं, कौन कौन से बीच में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, उसके द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एक या एक से अधिक इंटरमीडिएट जो है उनको आइसोलेट करके जो है हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉफमैन रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एमाइड जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसमें क्या है, इस रिएक्शन में हम क्या क्या आइसोलेट कर सकते हैं, एन ब्रोमोएमाइड RCONHBr, एनायन RCONBr माइनस और आइसोसाइनेट RnCO, ये सब जो है वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो इसके ये द्वारा हम रिएक्शन का पाथवे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके ये जो हमारे इंटरमीडिएट्स बने हैं यहाँ पर एन ब्रोमोएमाइड, एनायन और आइसोसाइनाइड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरीके से होनी चाहिए कि एसिटामाइड जो है वो पहले ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एन ब्रोमो एसिटामाइड बनाता है और HBr बाहर निकलता है। एन ब्रोमो एसिटामाइड से फर्दर HBr बाहर निकल के क्या बनता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। अब इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या है, माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है और मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर बनता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो बेस से रिएक्शन करके CH3NH2 बनाता है।
नेक्स्ट जो मेथड है रिएक्शन की मैकेनिज्म डिटरमाइन करने का, दैट इज़ आइसोटोप इफ़ेक्ट, यानी कि आइसोटोप लेबलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि कौन सा, कई बार ये पता लगाना ज़रूरी होता है कौन सा बॉन्ड टूट रहा है या कौन सा नहीं टूट रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेप में। पर्टिकुलरली अगर ये कोई रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो उस समय हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, कोई भी एटम जो है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम उसके आइसोटोप से, और फिर उसके द्वारा हम जो है प्रोडक्ट को ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कलिन हाइड्रोलिसिस देखिए, हम किसी भी एस्टर का बेस की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एसाइल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है RCOR, या फिर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को जो है वो इसके आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि इथाइल प्रोपियोनेट है, तो इसको हम जो है O18 के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन 18 ले ली, और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हम देखते हैं जो अल्कोहल मिलता है यहाँ पर, अल्कोहल ग्रुप में यहाँ पर क्या है, O18 आती हैं। तो इसका मतलब क्या है, और जो एसिड है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, COOC, दैट इज एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग हियर। नेक्स्ट स्टेप इज अगला जो मेथड है वो है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल जो है किसी भी रिएक्शन में बहुत यूज़फुल है इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल, जब अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लें किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, तो जो रेसेमाइजेशन अगर प्रोडक्ट का हो रहा है तो उसका मतलब रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, और अगर प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो रहा है तो उसका मतलब रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप प्रोसेस से हो रही है, दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है। हम जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसमें क्या है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और ब्रोमाइड आयन यहाँ पर बाहर निकल रहा है। और अब जो कार्बोनियम आयन बन रहा है उससे बेस जो है वो फास्ट रिएक्शन करके क्या इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों का यहाँ पर मिक्सचर बन रहा है, यानी कि रेसमिक मिक्सचर यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है। और अगर यहाँ पर हमें वॉल्डन इन्वर्जन मिलता तो रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस के द्वारा, 1 स्टेप प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट इज काइनेटिक स्टडीज़। अगर हम किसी रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करें तो उसके द्वारा भी हमें उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पता चल सकती हैं। किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा उस रिएक्शन की रेट जो है हम पता कर सकते हैं। क्या होता है कि रेट जो है वो हमेशा सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल नहीं होती है। तो रिएक्शन की रेट जो है वो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की उस रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी। अगर हम एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये होता है। बाई मॉलिकुलर उस पर दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती हैं। तो और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है। तो रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी के द्वारा भी हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। जैसे कि CH3Br प्लस बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, CH3Br पे भी और NaOH की, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर।
और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली, तो रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। तो इसके साथ ही ये जो यूनिट है आपकी वो पूरी कंप्लीट होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो आप इसे पूरा देखिए और जो आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे उसे करिए। थैंक यू।